हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास में क्या था, अब अभी तक जो आपने किया था वो हमने एटॉमिक रेडियस की बात करी थी। एटॉमिक रेडियस में फिर आपने कोवेलेंट रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई और वंडरवॉल रेडियाई। वंडरवॉल रेडियाई आपकी सबसे बड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे गैप सबसे ज़्यादा है। देन यू हैव द मेटेलिक रेडियाई और जो आपकी कोवेलेंट रेडियाई होती है वो आपकी सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में आपके पास में आता है आयनिक रेडियस। आयंस क्या होते हैं? आयंस आपके बनते हैं जब आपके पास में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आयन आपके पास में दो तरीके के होंगे, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर आपके पास में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आयंस, अगर आपके पास में यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कैटायन बनता है, अगर आपके पास में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एनायन बनता है। यानी कि ये आपके पास में कैटायन आ गया, ये आपके पास में एनायन आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही चार्ज आता चला जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो +2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो -2 आएगा। इसे आप कैटायन और एनायन बोलते हैं। अब आता है इनका साइज फैक्टर। साइज फैक्टर आप कैसे निकालते हैं? स्मॉलर द Z/E चार्ज, लार्जर द साइज। यानी कि आप Z और E का, Z एटॉमिक नंबर है, E आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनका अगर आप रेशियो निकाल दो तो उसके अकॉर्डिंग आप उसका साइज निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, मुझे दिया है सोडियम, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसने सोडियम कैटायन बनाया, तो यहाँ पे इसके पास में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका अगर मैं Z/E निकालूंगी 11/11 यानी कि 1 के इक्वल आ जाएगा। इसका अगर मैं कैटायन की बात करती हूँ, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब इसके लिए अगर मैं Z/E निकालूंगी तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका Z/E 1.1 आएगा। 1.1 इज ग्रेटर देन 1, तो Z/E ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो कि कैटायन आर ऑलवेज स्मॉलर देन एटम। कैटायन हमेशा एटम से छोटा होता है। तो आप अगर कंपेयर करो तो Na+1, Mg+2 और Al+3, और यहाँ पे कैटायन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही छोटा होता चला जाता है। यानी कि Al+3 आपका सबसे छोटा, Mg+2 उससे बड़ा और Na+1 उससे बड़ा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इजी क्वेश्चंस में काउंट होता है, बहुत इजी में। इसके बाद में आता है आपके पास में एनायन। एनायन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एनायन आर ऑलवेज लार्जर देन इट्स एटम, वो हमेशा अपने एटम से बड़ा होगा। देखो जरा, क्लोरीन के लिए 17/17 1 आएगा और क्लोरीन नेगेटिव के लिए 17/18 0.9 के आसपास आ गया, तो Z/E घट गया तो साइज बढ़ गया। और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा साइज उतना बड़ा होता चला जाएगा। यानी कि चार्ज is greater to the proportional to the size in anion, whereas in cation the charge is inversely proportional to the size। तो ध्यान रखना, कैटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना छोटा होगा, एनायन के केस में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं N-3 O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, तो N-3 सबसे बड़ा है, O2 नेगेटिव उससे छोटा है और F नेगेटिव सबसे छोटा है, क्योंकि ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर द साइज। तो ये आपको कंपेयर करने के लिए आते हैं कई बार। इसके बाद में आपके पास में आता है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियड एंड ग्रुप। जब आप ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं और पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि अगर आप बात करें तो अगर मैं पीरियड में बात करूंगी तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे और ग्रुप में हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएंगे। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन की आप एंट्री कराते जा रहे हो वैसे वैसे वो एक प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में बढ़ रहा है। तो उस पर्टिकुलर शेल में ही, यानी कि आप ये देखो, ये शेल है और ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं और इस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पास आते, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा होता चला जाएगा। तो ये देखो, लिथियम के केस में इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आया, बेरिलियम के केस में भी सेकंड शेल में आया, साथ के साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। बोरॉन के केस में भी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आया, साथ के साथ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। तो ग्रेटर जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई साइज डिक्रीज होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज आपका डिक्रीज करता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे। इफ यू वांट टू राइट इट, यू कैन राइट इट कि ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड द साइज इंक्रीजेस बिकॉज शेल नंबर और द number of shell increases, number of shell increases, तो साइज इंक्रीज करेगा अपर टू डाउनवर्ड जाने पर। तो जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, अपवर्ड टू डाउनवर्ड इंक्रीज। याद रखना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग बाकी सबको कंपेयर कर देंगे हम, और हमें अलग से कुछ बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ये चैप्टर थोड़ा मैं डिटेल में करा रही हूँ सो दैट कि एडवांस लेवल का भी हो जाएगा आपका। तो इसके बाद में आपके पास में आता है
यानी कि अगर मैं पर्टिकुलर सेकेंड पीरियड की बात करूं, ये मुझे सेकेंड पीरियड दिया है, सेकेंड पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूं तो आपकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये डिक्रीज हो रहा है। अगर आप बात करो तो लिथियम से फ्लोरीन तक डिक्रीज होता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से डिक्रीज होता है। बट अगर हम नोबल गैस की बात करें, नियॉन के केस में आपकी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर जाती है। द रीजन इज आपकी जो नोबल गैसेज हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं। अब देखो एक रूम में एक बच्चा है, लड़ाई नहीं होगी, दो बच्चे हैं तो आपस में लड़ाई होनी, किताबें भी फटेंगी। तो सेम चार्ज एक ही रूम में है, रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, यहाँ पे शायद आपको मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया था क्योंकि पहले मैंने लिख दिया था ये, तो ये आपके पास में आया था। अगर आप इसे करेंगे तो ये आपके पास में आएगा 1s में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर आपके पास में 2p में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपकी कंप्लीटली फिल्ड है और ये जो फिल्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं हम इसे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो यहाँ पे आपके पास में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्शन। अब वही एक कमरे में 2 बच्चे आ चुके हैं, लड़ाई होनी है, लड़ाई होगी तो एक की किताबें इधर फटेंगी, एक की किताब इधर फटेंगी, तो स्पेस चाहिए। सेम वही चीज यहाँ पे होगी, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, उन्हें स्पेस चाहिए, यानी कि जो साइज है वो अचानक से बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप एटॉमिक रेडियाई की बात करो तो नियॉन सबसे बड़ा हो जाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। आपका जो नियॉन है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, काफी अच्छा इंक्रीज आता है इसके साइज में। तो आपको ध्यान रखना है नोबल गैसेस का साइज बड़ा होता है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज तो होता है, पर जितनी भी नोबल गैसेस आती हैं उनका जो साइज है वो अपने पीरियड, अपने बाकी एलिमेंट्स के जो उस पीरियड के जो बाकी एलिमेंट हैं उससे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में जो वॉन डेर वाल रेडियाई है वो न्यूक्लियर चार्ज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होता है वॉन डेर वाल रेडियाई उतनी ही कम होती चली जाती है, और नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होते हैं वॉन डेर वाल रेडियाई उतनी ही बढ़ती चली जाती है। अब यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में बार बार एक फैक्टर आता है जिसे हम बोलते हैं Z इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने से पहले आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आपके पास में एक चीज आती है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है और फिर मैं आपको बताऊंगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? हम एक गाड़ी में बैठे हैं, धूप आ रही है, हमने स्क्रीन लगा दी तो धूप कम आएगी, ठीक है। अब इस तरीके से समझो कि मेरे पास में क्या है, अगर मेरे पास में ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये मेरे पास में शेल है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। अब क्या होगा, इस तरीके से इमेजिन करो कि ये सन है, ये आपका सन है और सन से ये धूप आ रही है, तो हमने यहाँ पे शील्ड लगा रखी है, स्क्रीन लगा रखी है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे इसको उल्टे तरीके से इस तरीके से समझो कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 7 8। अब क्या होगा, पहले ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इन वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये फिर ये इनको अट्रैक्ट करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा और फिर ये यहाँ पे आएगा। तो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज है या जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर वाले शेल हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस को शील्ड करने की कोशिश करेंगे, ये इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे, और अगर ये इसको चारों तरफ से घेरेंगे तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था, जिसे हम बार बार न्यूक्लियर चार्ज कह रहे थे, वो कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में जितना न्यूक्लियर चार्ज हम सोच के चलते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता, उतना न्यूक्लियर चार्ज काम नहीं करता। तो ये काम कैसे करता है? ये काम करता है कि पहले ये वाली शील्ड करेगी, यानी कि ये आपने स्क्रीन लगा दी है, ये आपने स्क्रीन लगा दी है, ये आपने स्क्रीन लगा दी है, और फिर ये इस पे काम करेगा। तो आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो टोटल जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है
माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर होता है। यानी कि आपके पास में जो Z इफेक्टिव आता है, जो Z इफेक्टिव आपके पास में आता है वो Z माइनस सिग्मा, जिसे आप स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हो या स्क्रीनिंग चार्ज बोलते हो। अब ये जितना ज़्यादा स्क्रीन करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका उतना ही कम होता चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से जो अट्रैक्शन है वो उतना ही कम होता जाएगा। या फिर आप ये कहो कि आप गाड़ी में बैठे हो, आपने 2 स्क्रीन लगा दी तो धूप कम आएगी। तो सेम वही बात है कि अब आपने यहाँ पे स्क्रीन लगा दी है, ये जो स्क्रीन है ये जितनी ज़्यादा स्क्रीन होती चली जाएंगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका उतना ही कम होता चला जाएगा। बट अगर ये स्क्रीन कहीं से फटी हुई है, मान लेते हैं उस स्क्रीन में कहीं पे वो हैं होल्स बने हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा, धूप आने लगेगी। यानी कि अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट ढंग से काम नहीं करता तो उसे फिर हम पुअर शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि आपका बहुत काम आने वाला है। दैट इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं अगर ये ढंग से काम नहीं करता। तो पहले तो हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं। तो यानी कि आपका जो शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होता चला जाएगा। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू टोटल न्यूक्लियर चार्ज जितना भी होगा और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब आता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। 11th वाले जो बच्चे हैं उन्हें स्क्रीनिंग कांस्टेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके 11th की CBSE में नहीं है वो। बट हाँ, अगर आप JEE की, मेंस की या फिर और किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं या फिर आप नीट में भी अधिकतर नहीं पूछा जाता, बट हाँ अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं या आप CSIR वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम निकालते कैसे हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास में जो रूल आता है उसे हम बोलते हैं स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स, SLATERS। स्लेटर्स ने क्या कहा कि अगर आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है, आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आपको न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट करना पड़ेगा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए या स्क्रीनिंग वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरीके से लिखोगे। इस तरीके से मतलब क्या है, मैं इसे ऐसे लिखूंगी, यानी कि अगर आपको कोई भी दिया है तो पहले आप 1s, फिर आप 2s 2p इसको अलग लिख लो, फिर आप 3s 3p को अलग लिख लो। तो ये आपके पास में इस तरीके से आपके पास में एक ग्रुप बन जाएगा। तो आपके पास में 1s को अलग लिखा आपने, फिर आपने 2s 2p को अलग लिखा, फिर आपने 3s 3p को अलग लिखा, फिर आपने 3d को अलग लिखा, फिर आपने 4s 4p को अलग लिखा, फिर आप 4d को अलग लिखोगे, 4f को अलग लिखोगे। तो आपको इस तरीके से ग्रुप बनाने हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन S या P में आ रहा है या फिर D और F में आ रहा है। सबसे पहली बात, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है उसके बाहर कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना प्रेजेंट हो, वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कोई हेल्प नहीं करते। इससे मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 1s2 2s2 2p6 3s1 और मैंने आपसे कहा कि मुझे P इलेक्ट्रॉन तक के लिए, लास्ट वाला जो P इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। तो ये वाला जो 3s है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट में कोई यूज नहीं करेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा, यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब मैंने कहा कि मुझे P इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो मैंने 2 में कैटेगराइज कर दिया। 2 में कैटेगराइज करने के बाद में अगर मुझसे S और P का पूछा जाता है तो मैं उसे अलग तरीके से कैलकुलेट करूंगी, और अगर मुझसे D का पूछा जाता है, D या F का पूछा जाता है तो हम उसे अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपसे S या P का पूछा जाता है, यानी कि S इलेक्ट्रॉन या P इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाता है, तो शील्डिंग एक्सपीरियंस वहां पे कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो 0.35 करते हैं एक्सेप्ट 1s। अगर 1s का इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो 0.30 करेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन n-1 के लिए 0.85 करेंगे और इलेक्ट्रॉन विद n-2 लोअर के लिए 1 करेंगे। इससे मतलब क्या है, देखो सुनने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, ईजी तरीके से आराम से समझते हुए करो। फॉर एग्जाम्पल मैं यही ले लेती हूँ, सोडियम के लिए मुझे निकालना है, पहले मुझे ये इस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, या पहले मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे हम माना नाइट्रोजन दे दिया, हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन के P के लिए निकालना है, P वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। अब सबसे पहले हमने इसमें पेयरिंग ऐसे बना ली, मतलब ऐसे ग्रुप्स बना लिए। अब P में कितने हैं, 3, तो आप एक के लिए निकाल रहे हो, उस एक को आप छोड़ दोगे, बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालोगे। यानी कि इस ग्रुप में कितने हैं, इस सेम ग्रुप में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 + 2 कितने हो गए
4 इंटू 0.35, क्योंकि सेम ग्रुप के लिए आप 0.35 करोगे और फिर आप उससे अंदर वाले के लिए, उससे अंदर वाले में आपके पास में कितने हैं 2 इंटू 0.8 कर दोगे, तो यहां से 0.85, तो यहां से आपका आ जाएगा, तो ये आपके पास में आएगा 17, 1.7 प्लस आप इसको करोगे 5 चौक 20 का 2 हासिल, 4 तिया 12, 13, 14, ये आ गया 1.4, तो आप इन दोनों को करोगे तो ये आ गया 2.7411 और ये आपके पास में आ गया 3.1। अब आप इसके लिए z इफेक्टिव अगर निकालोगे तो इसकी z की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 3.1, तो इसकी z इफेक्टिव की वैल्यू आपकी 2.9 के आसपास रह जाएगी, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं उसके अकॉर्डिंग z इफेक्टिव नहीं आता, z इफेक्टिव आपके शील्डिंग कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे को दिया है, माना सोडियम के लिए दिया है, सोडियम के जो आपका p इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालना है, तो ये आपके पास में आएगा 1s2, यहाँ पे अगले पेज पे ले लेते हैं, सोडियम के लिए निकालना है 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, पर p के लिए निकालना है, तो अगर p के लिए निकालना है तो ये वाला जो s है ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, p के लिए निकालना है, p इलेक्ट्रॉन के लिए। ध्यान रखना क्वेश्चन में आपसे पूछ के आ रहा है, क्योंकि अगर p इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो अलग तरीके से आएगा, अगर s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो अलग तरीके से आएगा। पहले मैं p के लिए बात कर लेती हूँ। अगर आप p के लिए निकाल रहे हो तो s का इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो p में आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 1 को माइनस कर दो क्योंकि उसके लिए तो आप निकाल रहे हो, तो बाकी कितने बचे यहाँ पे 5 प्लस 2 दैट इज 7, तो 7 इंटू 0.35 करोगे और उससे अंदर में कितने हैं 2, उससे ये आपके आ गए 5 और 2 7 और उससे अंदर में 2, तो 2 इंटू 0.85 कर दोगे, ये आ गया। अब अगर मैं s इलेक्ट्रॉन के लिए आपको बोलती हूँ कि सोडियम के लिए s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बताना है, इसका तो कुछ होगा ही नहीं। अब उससे अंदर वाले के लिए 8 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाली शेल है, तो यहाँ पे आपके 0.8 आ जाएंगे, यानी कि इस केस में अगर आप निकालोगे s इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकालोगे तो टोटल यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इंटू 0.85 आ जाएगा, क्योंकि उससे अंदर वाले हैं, सबसे बाहर वाले में तो कुछ है ही नहीं, 0.35 इंटू 0 हो जाएगा, और उससे अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 के लिए आपके पास में 1 चार्ज आता है, तो 2 इंटू 1 इस तरीके से आप निकाल लोगे, फिर उसे 11 में से माइनस करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे भी तो दिखेगा कि आपको ज़्यादा होता जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता जा रहा है उसके पास में शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। अब अगर आपको पूछा है ND और NF के लिए पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको सेम ग्रुप के लिए निकालना है 0.35 और उससे अंदर वालों के लिए निकालना है तो 1। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछा है क्रोमियम का, ले लेते हैं। आप बोलोगे मैम को क्रोमियम से बहुत लगाव है, रीजन क्योंकि एक्सेप्शनल है, आप लोग भूल जाते हो, तो मैं वही चीज ज्यादा लेती हूँ जो एक्सेप्शनल है ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब मैं कैसे लिख रही थी इसे 4s1, 3d5, ठीक है। हर मैं लिखती ही ऐसे हूं, तो आपको भी ऐसे ही आदत डालनी है। अब आपको किसके लिए निकालना है, मान लेते हैं आपको 3d के लिए निकालना है, d इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, यानी कि यहाँ पे आपको d इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, इसका शील्डिंग इफेक्ट आपको निकालना है। अब s में तो आपके पास में 1, ये तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो बाहर की तरफ है, इसका तो शील्डिंग इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। d में आपके पास में 5 है, तो 5 में से एक गए बचे 4, यानी कि 4 इंटू 0.35, क्योंकि जिस पर्टिकुलर शेल में है उसके लिए 0.35 होगा। ये देखो इलेक्ट्रॉन विद द सेम ग्रुप 0.35 है, और बाकी जितने भी बच रहे हैं आपके पास में उन सब के लिए आपके पास में 1 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इन सबको प्लस कर दो, 6 + 2 8, 8 + 8 16, 16 + 2 18, तो ये आपके पास में आएगा 18 इंटू 1 प्लस इन सबको आप प्लस कर दो, तो ये आपके पास में सिग्मा आपका आ जाएगा, जो कि आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। तो Z में से, एटॉमिक नंबर में से जब आप सिग्मा को माइनस करते हैं तो आपका Z इफेक्टिव इस तरीके से निकलता चला जाएगा, ठीक है। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट के या स्क्रीनिंग वैल्यू के उतना ही, स्क्रीनिंग वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है।
तो Z इफेक्टिव आपका उतना ही कम होता चला जाता है। अब इस Z इफेक्टिव को हम यहाँ पे पढ़ क्यों रहे हैं? Z इफेक्टिव से आपके पास में काफी सारे वेरिएशन हैं जिन्हें कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब आती हूं मैं एक्सेप्शनल केसेस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 13 में आप पढ़ते हो तो वहां पे आपको अलग से नहीं है, अब नहीं वो हो पाएगा। जैसे कि अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करोगे तो आपके जितनी नोबल गैसेज हैं वहां पे भी आपका Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमें दिया है ग्रुप 13। ग्रुप 13 में अगर आप बात करो तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर साइज इंक्रीज करना चाहिए था, यानी कि आपके पास में यस तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर साइज इंक्रीज करना चाहिए था। तो ये आपके पास में है बलग इंटल, ये आपको दिया है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर साइज बढ़ रहा है तो इंक्रीज साइज, अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो साइज भी बढ़ना चाहिए था। तो इस तरीके से आपका इंडियम और ये आपके पास में थैलियम, ये आपका इस तरीके से बढ़ना चाहिए था। बट अब क्या होगा यहाँ पे वेरिएशन की अगर हम बात करें तो गैलियम के केस में, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है आपके पास में एग्जाम में। गैलियम के केस में यहाँ पे आपके पास में वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन क्या आएगा? गैलियम की एटॉमिक रेडियाई, गैलियम की एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम से कम हो जाती है, यानी कि स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, गैलियम गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लिक्विड फेज में होता है। तो गैलियम आपका वो मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलता है जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वैसे वरना 25 के आसपास नहीं है, बट हाँ उससे बढ़ने पर वो हाथ में रखने पर मेल्ट हो जाएगा। अब इसकी एटॉमिक रेडियाई छोटी क्यों है? अब यहाँ पे आती है लॉजिकल थिंकिंग। अगर आप बात करो, अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखो तो अगर आप यहाँ पे ये देखिए, अगर आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखोगे, ये गैलियम है, यहाँ पे आपको गैलियम दिखाई दे रहा है, ये गैलियम है। अगर आप देखोगे कि अब से पहले हमारे पास में फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड था, फोर्थ पीरियड में गैलियम में पहली बार डी में 10 कंप्लीट है, यानी कि गैलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपके 31 डी में 10 आ रहे हैं। और क्योंकि पहली बार डी में 10 है तो यहाँ पे ये जो डी के 10 हैं ये प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग नहीं कर पाते हैं, ये प्रॉपर तरीके से शील्डिंग नहीं कर पाते हैं। और मैंने बोला कि अगर आपकी शील्डिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपका न्यूक्लियस क्या है, सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींचने लगेगा। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि जो आपने स्क्रीन लगाई थी उस स्क्रीन में हल्के से होल हुए हैं, तो ये आपके पास में था 1 2 3, यहाँ पे आपके पास में 3D में 10 आ गए और गैलियम यहाँ पे प्रेजेंट है। गैलियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे बाहर वाला यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये वाली जो स्क्रीन है ये प्रॉपर तरीके से स्क्रीन नहीं कर रही है, यानी कि इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये वाला जो है, अगर ये इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट ढंग से काम नहीं करेगा तो ये वाले जो इफेक्टिव चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बढ़ जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन आता है, व्हाई द साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम ड्यू टू poor shielding effect, poor shielding effect of d electron, of d electrons। तो d इलेक्ट्रॉन के poor shielding effect की वजह से of d इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको ऐसा भी हो कि बाद में आप अच्छे से पढ़ सको। तो अगर आपके पास में शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो इलेक्ट्रॉन का बाहर वाले, न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और साइज कम हो जाएगा। इसके कारण काफ़ी सारे और इफेक्ट आते हैं। तो मैंने गैलियम यहाँ पे करा दिया, बाकी और भी हैं उनको भी डिस्कस करूंगी, वो जैसे जैसे आपके ग्रुप आते जाएंगे वहाँ पे हम इसके लिए बात करते चले जाएंगे। अब आता है इसके बाद में, ये आपका एटॉमिक रेडिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आपकी जो नोबल गैसेज हैं उनका जो साइज है वो पूरे पीरियड में सबसे बड़ा होता है। इसके बाद में गैलियम का साइज छोटा होता है, द रीजन इज द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और उसके बाद में आपके पास में पैलिडियम, लेड भी आता है, लेड में भी आपके पास में छोटा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे भी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब आता है नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी या
आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों की बात करेंगे होता क्या है। आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पहली बात, आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास में होती क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। इट मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी required to take out one electron from outermost shell of any isolated gaseous atom। किसी भी अकेले गैस, आइसोलेटेड का मतलब अकेले, किसी भी अकेले गैसियस एटम की सबसे बाहर वाली शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए उसे आप आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल और क्या है, थोड़ा सा फर्क है, वो भी अब मैं आगे बात करूंगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी उतनी ही कम होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है स्क्रीनिंग जितनी कम होगी, आप स्क्रीनिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो देखो दोनों ही चीज मैंने लिखी हुई है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। और पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन आप S में से निकाल रहे हो, P में से निकाल रहे हो, D में से निकाल रहे हो या F में से निकाल रहे हो, तो जो S वाली ऑर्बिटल होती है वो न्यूक्लियस के बहुत पास होती है और वो प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस को घेरे रहती है। तो उस केस में क्या होगा, उस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आपको S के कंपैरेटिवली P में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो P में से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। उसके कंपैरेटिवली अगर D में से निकालना है तो और आसानी से निकलेगा, F में से निकालना है तो और भी आसानी से निकलेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर शेल की सब शेल अगर आपको दी है तो उसमें S का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, S पर जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव चार्ज है वो ज़्यादा होता है। तो S और P में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, S में से निकालना है या P में से निकालना है, तो P में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है ड्यू टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये 3-4 इफेक्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। इसके बाद में आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी में बस इतना फर्क है कि पोटेंशियल आपको कांस्टेंट वैल्यू को लेते हुए भी आता है। पोटेंशियल आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों सेम ही होती हैं, बट पोटेंशियल में आप R फैक्टर को लेते हुए कैलकुलेट करते हैं, बस इतना फर्क है। बाकी अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है बस। बट हम तो सेम जो 11th वाले बच्चे हैं वो सेम ही लेके चलते हैं और आपके पास में भी कोई कैलकुलेशन का ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। अब आता है जब भी कभी हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी कि अब मैं ट्रेंड्स की बात करती हूँ। ट्रेंड्स में तो काफी चीजें मैंने पहले ही लिखवा दी कि साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी और साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। यानी कि ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अगर मैं ग्रुप की बात करती हूँ तो ग्रुप में ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड आयनाइजेशन, यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी ही हम पढ़ रहे हैं। आयनाइजेशन ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड इट डिक्रीजेस, ये आपके पास में आएगा डिक्रीजेस। एंड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड में अगर आप पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन साइज बढ़ता है, साइज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। ये आपके पास में आएगा इंक्रीज करेगी। अब थोड़े से वेरिएशंस पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपको दिया है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। यानी कि आपके पास में फैक्टर कैसे आना चाहिए था, ये आपकी इस तरीके से काम करना चाहिए था, पर ये इस तरीके से काम नहीं करता। वेरिएशन कैसे आते हैं, एक वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है, एक वेरिएशन यहाँ पे आ रहा है। यानी कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है और बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे एक आ गया। अब बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा क्यों है? अगर आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2, अगर आप बोरॉन का करोगे तो 1s2 2s2 2p1, देखते ही पता चल रहा है। आ गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। यहाँ पे आपका P में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे आपका S में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो P में से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कम एनर्जी चाहिए,
तो यहां पे आपका कौन सा फैक्टर काम करेगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन इफेक्ट, क्योंकि S के में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए P के कंपैरेटिवली S में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के केस में आपके पास में 1s2 2s2 2p3 है, और ऑक्सीजन के केस में आपके पास में 1s2 2s2 2p4 है। p3 हाफ फिल्ड, आ जाओ भैया एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल है तो स्टेबिलिटी तो कोई भी नहीं खोना चाहेगा, पूरी केमिस्ट्री स्टेबिलिटी पे काम कर रही है कि जो बॉन्डिंग बन रही है, जो रिएक्शंस हो रही हैं, वहां सब जगह स्टेबिलिटी से मतलब है। आप किसी भी एनर्जी की बात कर लो, स्टेबिलिटी का फैक्टर आएगा। तो P3 क्या है, ये आपकी हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये आपका वेरिएशन आ गया। कई बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से ध्यान रखना, मतलब ध्यान से ध्यान नहीं मतलब कि ध्यान रखना। तो ये आपके पास में एक्सेप्शनल केसेस आप यहाँ पे इस तरीके से पूरे याद करके रखोगे। अब मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, अगर आप देखोगे तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की बोरोन और एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे बना रखा था। बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में आपके यहाँ पे आ जाएगा, नाइट्रोजन और फास्फोरस की होगी, गैलियम और थैलियम की होगी, और लेड की होगी। अब केस क्या है, गैलियम की बात करते हैं। गैलियम की आपके पास में आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। अगर आपका शील्डिंग इफेक्ट ढंग से काम नहीं करेगा तो न्यूक्लियस बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो गैलियम की ज्यादा क्यों है, यानी कि गैलियम हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अभी वैसे मैं लिख के आई हूं ये, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। और अगर आप लेड की बात करते हैं, ये गैलियम के लिए आ गया, थैलियम की भी बात कर लेते हैं यहां पे। थैलियम के केस में थैलियम हैज हायर वैल्यू, हैज higher ionization enthalpy due to poor shielding of F इलेक्ट्रॉन। यहां पे इसमें F इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से थैलियम की ज्यादा हो जाती है। सेम वही फैक्टर लेड में भी काम करता है, लेड का साइज भी छोटा हो जाता है, तो इस वजह से आपके, तो ये आपके वेरिएशन या फिर ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आ गए, या एक्सेप्शंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी लिखो, इसको इस तरीके से लिखो यहां पे कि एक्सेप्शंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपके पास में कई बार क्वेश्चन जो आता है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हुए आता है कि फर्स्ट का, सेकंड का। अच्छा, पहली के बाद में जब भी आप कभी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो हमेशा ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप ट्रेंड्स देखो कि आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसके बाद में अगर आपको सेकेंड निकालना है, और उसके बाद में अगर आपको थर्ड निकालना है, वो हमेशा बढ़ती ही है। बट आप दो डिफरेंट एलिमेंट्स के पहली और सेकेंड को कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी दिया है, एक एलिमेंट ए दिया है, एक एलिमेंट बी दिया है, एक एलिमेंट सी दिया है। इन सब की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है, ये 400 है, ये 550 है, ये 1150 है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी दी है 2650, 1070, 2090, ये दी है। अब मुझे इसमें से ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा एल्कली है, कौन सा एल्केलाइन है और कौन सा नॉन मेटल है। इन तीनों में से मुझे ये देखना है कि कौन सा क्या है। एल्कली मेटल की अगर मैं बात करती हूँ तो एल्कली मेटल का मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आता है, NS1, फिर उसके बाद में N-1p आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं लिथियम की बात कर लेती हूँ, लिथियम में 1s2 2s1 है, यहाँ पे S में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। एल्किलाइन अर्थ मेटल में मेरे पास में, माना मैं बेरिलियम की बात करती हूँ, 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में दूसरा निकाल रहे हो तो वो वहीं के S का निकाल रहे हो, क्योंकि अंदर वाली, उससे अंदर वाली जो है वो ज़्यादा स्टेबल, मतलब उस 2 में से ही निकाल रहे हो, जबकि इसमें ये ज़्यादा स्टेबल थी।
नॉन मेटल के केस में आप P में से निकाल रहे हो, फिर P का एक निकालोगे, दूसरा निकालोगे, तीसरा निकालोगे। मैंने पहले भी बताया था लेफ्ट हैंड साइड वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट हैं वो मेटल्स होते हैं, जितने भी आपके राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि वेरिएशन कितना आ रहा है, पहली के बाद जब दूसरी निकाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी किसमें चाहिए, इसमें आ रही है, यानी कि ये आपका एल्कली हो गया। पहली के बाद दूसरी आसानी से निकल रही है, ये आपका एल्केलाइन हो गया। ये नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो ये आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो नॉन मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है नॉन मेटल की, और जबकि मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो जो आप केमिकल बॉन्डिंग करते हो, केमिकल बॉन्डिंग में जब आप मेटेलिक बॉन्डिंग करते हो तो वो यहीं से आती है। मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है। आयनिक बॉन्डिंग मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है। आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं और कैटायन मेटल जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, और जो नॉन मेटल है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। देख लो आपका यहाँ पे 400 और 1150 है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, इनको ध्यान दो, तब आपको केमिस्ट्री ईजी लगने लगेगी। तो ये आपके पास में वेरिएशन आ गए। इसके बाद में आता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा फर्क है। कुछ बुक में ये कहा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैज द नेगेटिव साइन वेयर एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैज द पॉजिटिव साइन। ऐसे कर लो, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा फर्क है बस। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5/2 ऑफ RA, यानी कि RT। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अपोजिट साइन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट अगर आपको बहुत ही सिंपल तरीके से करना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर मैं डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, amount of energy released when one electron inserted into outermost shell of any isolated गैसियस एटम। किसी भी आइसोलेटेड अकेले गैसियस एटम की सबसे बाहर वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी निकल रही है, और जब भी एनर्जी रिलीज होती है वो नेगेटिव में होती है, और जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो पॉजिटिव में होती है। इट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन पॉजिटिव साइन होता है एनर्जी एंथैल्पी का, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन नेगेटिव साइन होता है। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी नेगेटिव में उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में आता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी किस किस चीज पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम होगी, यानी कि एनर्जी रिलीज उतना ही कम होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अंदर डालना उतना ही आसान होता है। रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे, आप कर क्या रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन एंटर करा रहे हो, यानी कि ये आपका न्यूक्लियस है और आप मान लो आप इस शेल में इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहे हो। इलेक्ट्रॉन को एंटर कराने के लिए न्यूक्लियस खींचेगा ना उसको बच्चा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जितनी तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन उतने इजीली एंटर करेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आप क्या कर रहे हो, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास में 2-3 फैक्टर होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरीके से चेंज हो रही है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है।
अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, या फिर आप साइज के फैक्टर के अकॉर्डिंग कर लो। लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा होगी। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर साइज डिक्रीज कर रहा है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो, साइज इंक्रीज कर रहा है तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से आप वेरिएशन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आते हैं एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि अब यहाँ ध्यान से देखना, मैंने वैल्यूज लिखी हुई हैं कुछ। अगर आप बात करो तो लिथियम की आपके पास में नेगेटिव में है, बेरिलियम की आपके पास में ऑलमोस्ट जीरो हो गई, बोरॉन की नेगेटिव में है, कार्बन की नेगेटिव में है, नाइट्रोजन की पॉजिटिव में चली गई। इसके बाद में ऑक्सीजन की माइनस में है, फ्लोरीन की माइनस में है और नियोन की पॉजिटिव में चली गई। यानी कि जब आप बेरिलियम की बात करते हो तो बेरिलियम की तो जीरो हो गई, नाइट्रोजन और नियोन की ऑलमोस्ट पॉजिटिव में चली गई। रीजन आपके पास में वही आता है, बेरिलियम के केस में आपके पास में 1s2 2s2 है। अब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 2s के बाद में p में इलेक्ट्रॉन निकाल डाल रहे हो तो उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी खराब हो रही है, क्योंकि 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल्ड है, स्टेबल है, तो उस केस में आप कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। एक चीज और, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की एंट्री उतनी ही आसान होगी। इट मीन्स ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टेबल द एनायन। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, या फिर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उतने ही इजीली एंटर करेगा। अब सोडियम के केस में अगर आप बात करते हो तो सोडियम के आपके पास में 1s2 2s2 2p3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो उस केस में ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। अगर जबरदस्ती करोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी निकलेगी नहीं। नियोन के केस में भी आपके पास में यही चीज है, नियोन स्टेबल है, नहीं होगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। अब आता है यहाँ पे आपके पास में, तो जितने भी ये सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट है इन सबकी जीरो है। बोरॉन से जब आप एल्यूमिनियम में चल रहे हो तो एनर्जी रिलीज बढ़ रहा है, नाइट्रोजन से फास्फोरस में चल रहे हो तब भी एनर्जी रिलीज बढ़ रहा है, और ऑक्सीजन से सल्फर में तब भी बढ़ रहा है, और फ्लोरीन से क्लोरीन में जा रहे हो तब भी बढ़ रहा है। तो ये 3-4 ग्रुप ऐसे हैं जब आप अपवर्ड टू डाउनवर्ड जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज नहीं हो रही है सेकेंड नेक्स्ट पीरियड के लिए। केवल मैं जो बात कर रही हूँ यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पीरियड की बात कर रही हूँ, तो वो इंक्रीज हो जाती है। रीजन क्या है, साइज बहुत छोटा है, उस छोटे साइज में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और आप और इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश कर रहे हो तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा ना होके, मतलब उससे नीचे वाला जो एलिमेंट है जिसका साइज बढ़ गया है वहां पे ज्यादा हो जाती है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का साइज थोड़ा छोटा है, फास्फोरस उससे बड़ा हो गया, ऑक्सीजन का साइज तो और छोटा है तो सल्फर उससे बड़ा हो गया, और फ्लोरीन का साइज तो और छोटा है और क्लोरीन का उससे बड़ा हो गया। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर यहाँ पे इन 3 केसेस में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज आपके ऑलरेडी बहुत छोटे हो चुके हैं तो ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं और आप एक और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन 3-4 ग्रुप में आपकी इस तरीके से वेरिएट करती है। ध्यान रखना, सारे वेरिएशन मैंने करा दिए, सारे एक्सेप्शंस मैंने करा दिए, ठीक है। इसके बाद में आपके पास में आता है, तो अब आपके पास में आता है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और नॉन रिड्यूसिंग कैरेक्टर। पहली बात, मेटेलिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कि आपका कोई भी एटम कितने इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कितने इजीली इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, तो यानी कि लेफ्ट वाले जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकालेंगे तो उनका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री आसान हो रही है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी कि जब भी कभी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटेलिक वाले क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अब आता है ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर क्या होता है, जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। या फिर अगर आपको ये भी अभी ध्यान नहीं है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जो खुद इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कि वो खुद तो रिड्यूस हो रहा है और दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर।
तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है। दूसरी चीज, अगर आपके पास में ऑक्साइड्स दिए हों, यानी कि ऑक्साइड्स में अब मैं ले लूं, मेरे को दे रखा है सोडियम का ऑक्साइड, इस तरफ सबसे ज्यादा मेरे को दिया हुआ है सोडियम का ऑक्साइड Na2O, और उस तरफ मुझे दे रखा है नाइट्रोजन का ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे रखा है N2O या NO2 ले लो, N2O3 ले लो, ये ऑक्साइड दे रखा है। अब ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑक्साइड है जो मेटेलिक ऑक्साइड है। तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, ये आपके बेसिक इन नेचर हैं, जबकि ये आपके एसिडिक इन नेचर हैं। यानी कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, यानी कि खुद वो रिड्यूस हो रहे हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी बढ़ता है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्योंकि खुद इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड भी बढ़ता है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद में आपके पास में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास में क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब ए और ए के बीच में जो इलेक्ट्रॉन था वो इन दोनों के बीच में रहेगा, पर अगर मुझे ए और बी दिया है और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होगा क्या, इन दोनों के बीच का जो पेयर है वो हल्का सा बी की तरफ खिसक जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताकत समझ लो कि हम दो जने आपस में बुक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, मेरे अंदर ताकत कम है, मेरी फ्रेंड के अंदर ताकत ज्यादा है, तो वो बुक उसकी तरफ खिसक जाएगी, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर वो आपका प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा और पोलर नेचर आएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। पर यहाँ पे आपके पास में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको अपनी तरफ खींचने की जो पावर है उसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। कोई भी कंपाउंड तुम ले लो, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी। इसीलिए आपके पास में OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, O2F2 में यहाँ पे +1 होती है। तो फ्लोरीन कभी भी मतलब प्लस में नहीं जाएगा, फ्लोरीन हमेशा माइनस में होगा, बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सीजियम आपका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, हल्की सी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बड़ी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। आप सिंपल तरीके से समझो, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला न्यूक्लियस है, बार बार आपको बता रही हूँ। तो साइज जितना छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा और दूसरे के इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा। जबकि साइज बड़ा हो जाएगा तो पहले तो वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा, दूसरे के तो खींचेगा कहाँ से। तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों चीज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही हैं, साइज डिक्रीज कर रहा है। बस इस तरीके से याद कर लो, बस इसी का रिवर्स कर दो। अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर साइज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। अभी मैंने बताया न्यूक्लियस खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा आता चला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आता चला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होती जाएगी। यहाँ पे एक और फैक्टर है, यस, ओके, तो काफी है अभी। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास में एक और फैक्टर आता है, वो फैक्टर क्या है आपके, ग्रेटर द S कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रेटर द S कैरेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि अगर आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है
ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 उससे कम होगा और sp3 सबसे कम होगा। तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में sp2 और sp3 पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर वहाँ पे आ जाता है, वो इस तरीके से पता चलता है। तो ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्टर। अब आयोनिक करेक्टर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ही पता चलता है। अगर आपके दो एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के आसपास है, तो वो 50% आयोनिक होगा और 50% कोवेलेंट होगा। बट अगर ये डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप में के कंपाउंड में आयनिक करेक्टर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास में आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में आपके पास में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो 1.7 से ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पे एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। तो ये आपके पास में डिफरेंस आ गया। अब आता है आपके पास में ये, आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए आपको अगर इलेक्ट्रॉन परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर मतलब ब्रैकेट 16xa माइनस xb प्लस 3.5xa माइनस xb का स्क्वायर, वेयर xa एंड xa माइनस xb जो आपके पास में है वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो आपके एलिमेंट के डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास में आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल आता है xa माइनस xb करके, यानी कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर निकालना है तो 0.028 ea माइनस eb दैट ea माइनस b माइनस अंडररूट eaa इंटू ebb की पावर 1/2, वेयर ea इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB bond, EAA is the bond energy of AA bond and EBB is the bond energy of BB bond। यानी कि आपके पास में इस तरीके से है, ये EAB, EAA और EBB बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, A2 एंड B2 है। अब आता है यहाँ पे, कई बार आपके पास में ये बहुत प्रीवियस एक क्वेश्चन आया था, तो ये वाली जो वैल्यू होती है E बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA माइनस अंडर रूट एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी, ये जो प्रॉपर वैल्यू होती है ये रेजोनेंस एनर्जी होती है, आयनिक रेजोनेंस एनर्जी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। इसके बाद में आता है मुलिकन स्केल निकालना है। अगर आपको मुलिकन्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो किसी भी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है XA इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आप किलो कैलोरी पर एटम में निकालोगे, किलो कैलोरी पर मोल में निकालोगे तो अपॉन 125 आ जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉलिंग स्केल और मुलिकन स्केल में क्या रिलेशनशिप है, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन स्केल इज 1/2/8, 1/2.8 के इक्वल होगी। इसके बाद में यूजेस, अब बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, आपके बहुत सारे यूजेस हैं। बॉन्ड एंगल अगर आपको निकालना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर एक ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाने पर बॉन्ड एंगल निकालना है, तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो आपका जैसे NH3, PH3, ASS3 और SbS3 के बॉन्ड एंगल निकालने हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, बॉन्ड एंगल भी आपका उतना ही कम होता चला जाएगा। तो ये देखो NH3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल 107.5 है, जबकि एंटीमनी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सबसे कम है, तो इसका बॉन्ड एंगल भी कम है, और साइज बढ़ रहा है तब भी आपका बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन द साइज एंड डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। ये वेरिएशन है, बाकी मैं बहुत सारे अभी डिटेल में कराने वाली हूँ, क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। कुछ मैंने यहाँ पे ले लिए, जैसे कि आप H2O, H2S, H2SE इनका ले लो, तो H2O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका कम है। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इनके बीच का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के पास में होगा। इस तरीके से दो लोन पेयर भी इसके पास में है, तो जो पेयरिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा खिसकेगा, और ऑक्सीजन का साइज छोटा है, छोटा होने की वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं जो इस तरीके से हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो साइज है वो बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन, अब साइज बड़ा होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में आते चले जाएंगे, तो रिपल्शन कम होगा और साइज छोटा होता चला जाएगा। यानी कि आपके पास में यहाँ पे साइज भी बहुत छोटा है
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चलेगा, यहाँ पे इनमें रिपल्शन बढ़ जाएगा, रिपल्शन बढ़ने के कारण आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इस तरीके से कर लो। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। अब मैंने ए के कंपैरेटिवली बताया था, अब अगर आपको एटम बी दिया हो यानी कि साथ वाला एटम जो है, अब NH3 और NF3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, PF3, PCl3, PBr3 और PI3, इसमें आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है, तो इसका बॉन्ड एंगल आपके पास में सबसे ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से कर लो तो आप कैसे भी कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारे बॉन्ड एंगल को आप बहुत तरीके से कर सकते हो। अब जिसमें H2O और F में अगर बात करें तो H2O तो मैंने आपको बता दिया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ आएगा, पर अगर मैं OF2 की बात करूंगी तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन के पास चला जाएगा, तो ऑक्सीजन के पास नहीं है इतना, तो यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा। तो H2O और OF2 में H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है, OF2 का बॉन्ड एंगल कम होता है। आप इस तरीके से इसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आता है बट मॉलिक्यूल विदाउट अ लोन पेयर, ये आपके फिर सेंट्रल एटम, अगर आपका सेंट्रल एटम के पास में कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये मैंने जितने भी एग्जांपल लिए थे उनमें सब में लोन पेयर था। अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो उनके बॉन्ड एंगल सेम होंगे। आप BF3 ले लो, BCl3 ले लो, BBr3 ले लो, बोरोन के पास में कोई लोन पेयर नहीं है तो इन सब के बॉन्ड एंगल इक्वल होंगे। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में और भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, बट अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंपेयर करते बता दिया। इसके बाद में आता है टिपिकल एलिमेंट। जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो आपके एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट कहलाते हैं। कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हैं? S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं। D ब्लॉक के एलिमेंट आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट में नहीं आता क्योंकि उसकी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होती है, इनकी एटॉमिक एंड आयनिक स्टेट दोनों में ही, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। F ब्लॉक के एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, तो ये आप ध्यान रखो। ये फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल, 17 ग्रुप हेलोजन, 18 ग्रुप नोबल गैसेस, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का जर्मेनियम, इक्का सिलिकन, तो ये सब चीजें जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं ये आपको याद रहने चाहिए। अब इसमें लास्ट टॉपिक हमारे पास में जो आता है वो हमारे पास में आता है ब्रिज एलिमेंट। ग्रुप पीरियड सेकंड के जो एलिमेंट हैं और पीरियड थर्ड के जो एलिमेंट हैं, यानी कि ये आपके पास में आ गया सेकंड पीरियड और ये आपके पास में आ गया थर्ड पीरियड। तो ग्रुप सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट के जो डायगोनल पे जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनके बीच में काफ़ी सिमिलैरिटीज होती हैं। द रीज़न इज उनका साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, तो उनका जो रेशो आता है एटॉमिक रेडियस का वो ऑलमोस्ट सेम आता है। तो ये अपने ग्रुप से प्रॉपर्टी कम सिमिलर शो करते हैं, बल्कि इसके साथ ज़्यादा मैच करते हैं। तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से ज़्यादा मैच करेगी देन कंपैरिजन टू द सोडियम। बेरिलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा मैच करेगी देन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। पर ये शुरू के ही कुछ में होता है, आगे फिर इतना काम नहीं करता। तो यही वाले जो एलिमेंट है तो इसे हम ब्रिज रिलेशनशिप कहते हैं या डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। इसी को आप बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप आएगा। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं ड्यू टू द सेम एटॉमिक साइजेस। ओके, तो ये आपके पास में हमने पार्ट सेकंड भी पूरा करा दिया आज। ये पार्ट सेकंड आपका पूरा हो चुका है। अब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना शुरू करो। आई विल डू इट। मैं ये भी सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके आपकी प्रैक्टिस भी करा दूंगी, बट अभी पहले आप ये सारा पढ़ लो। धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे। बट प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है या आपको और किस तरीके से और पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आप केवल व्यू कर रहे हो तो मुझे नहीं पता चल रहा कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चे क्या चाह रहे हैं। आप कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो दैट कि मैं उसके अकॉर्डिंग जो भी आप चाह रहे हैं वो मैं वीडियो बना सकूं। तब तक मेहनत करो। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप 2 महीने की तैयारी करके 1 महीने की तैयारी करके एग्जाम क्लियर कर लोगे, बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, नहीं हो सकता। कंसिस्टेंट रहो, लगातार मेहनत करते रहो। दिन के 24 घंटे हैं तो आपके 8 घंटे सोने के लिए और बाकी आपके मेहनत के टाइम है। ये इस समय मेहनत का टाइम है। मैं सब बच्चों के लिए कह रही हूँ जो कि अपना फ्यूचर बना रहे हैं। इस समय आप जितनी मेहनत कर सकते हैं वही आपके काम आएगी। ओके बच्चा, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।